शुरू करते हैं, खुश रहिए बच्चों। आज की क्लास शुरू करते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए। बस 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 बस, समय नहीं है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने सफर शुरू किया एक नए सवाल की ओर, और सवाल था आखिर कुछ क्यों होता है। इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढने चले तो हमने ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन से जल्दी से और ऑब्जर्वेशन से पता चला कि दुनिया में जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, गौर फरमाइएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब केवल अपने आप होना नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है या तो जो अपने आप होती है या उनके अंदर कैपेबिलिटीज है अपने आप होने की। स्टार्ट हो रहा जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, पता चला कि आखिर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, तो या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस बढ़ती है। अब हमारे सामने एक नया शब्द आया, एक नया टर्म आया, दैट इज रैंडमनेस। तो मैंने कहा सबसे पहले रैंडमनेस को समझ लेते हैं और फिर इसके कंसेप्ट को अपन सीखेंगे। तो कहानी शुरू हुई एक नए शब्द को, एक नए टर्म को सीखने की, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या? रैंडमनेस। एंट्रोपी है क्या? डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी है क्या? अव्यवस्था। एंट्रोपी है क्या? डिस्टर्बेंस। हर सिस्टम अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अव्यवस्थित तो है। हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिसऑर्डरनेस तो है। परफेक्टली ऑर्डर जैसा दुनिया में कुछ नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब दुनिया बनने लगी, जब चीजें फॉर्म हो रही हैं, वो ऑटोमेटिक डिसऑर्डर ही हो रही हैं। कुछ नहीं होना ही सबसे बड़ा ऑर्डरनेस है, और अगर कुछ है तो वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर ही है। कुछ नहीं है तो वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है, और कुछ अगर है तो कुछ न कुछ डिसऑर्डर है, कि कुछ नहीं के बाद जो आया वो डिसऑर्डर होके ही तो आया है। तो कहानी कुछ ऐसी चली कि जो अव्यवस्था है वही डिसऑर्डरनेस है। हर सिस्टम में कहीं न कहीं अव्यवस्था है। अब हम अव्यवस्था को नापे कैसे? अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस अपने आप में कितनी है इसे नहीं बता सकते, लेकिन अव्यवस्था कब बढ़ती है कब घटती है इसे बता सकते हैं। इसे जब मैंने टेक्निकल शब्दों में कहा तो कुछ ऐसे कहा, वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस, बट वी कैन मेजर डेल्टा एस। हालांकि हमारी थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है जिसका नाम है थर्ड लॉ। उसने दुनिया के कुछ सब्सटेंसेस का, और उन सब्सटेंसेस का नाम था प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, उसने उनकी एंट्रोपी निकाल के बताई। तो ये कह देना पूर्ण रूप से सही नहीं कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, कुछ की निकाल। लेकिन जनरल वे में, सामान्य रूप में कहा जाए तो कहा जाएगा वी कैन नॉट मेजर एस, व्हाट वी कैन मेजर इज डेल्टा एस। अब सफर शुरू हुआ एंट्रोपी को मेजर करने का, एंट्रोपी को समझने का। तो ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एंट्रोपी और एक है मैथमेटिकल पार्ट ऑफ एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट की। मैंने कहा आपके सामने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आएंगे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे, बस आपको यही सोचना है कहां अव्यवस्था बढ़ रही है, कहां अव्यवस्था घट रही है। तो जहां तक मुझे याद है आखिरी पॉइंट जो आपकी कॉपी में लिखा है वो गैसेस के लिए है कि अगर एक ही सब्सटेंस का सॉलिड है, एक ही सब्सटेंस का लिक्विड है, एक ही सब्सटेंस का गैस है, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, गैसेस के अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, बोलो आया ना। मतलब आज अगर आप बर्फ लेते हैं और पानी लेते हैं और स्टीम लेते हैं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहां होगी? स्टीम में। सब्सटेंस वही है, उसका जो गैसियस फॉर्म है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। अब अलग अलग सब्सटेंस को स्पेसिफाई किया, अगर सॉलिड है तो कैसे करें, लिक्विड है तो कैसे करें, गैस है तो कैसे करें। तो गैसेस में एक लास्ट रूल आया था, दैट इज द रूल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, आया ना। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, आप सबका ध्यान मुझे चाहिए। एक सवाल आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो गैसियस है। कैसा है? तो अगर ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे तो बताओ उस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? और अगर प्रोडक्ट गैसियस ज्यादा बनेंगे तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अगर मैं आपके सामने लिखता हूं डेल्टा एनजी पॉजिटिव, यानी गैसेस की स्टोइशियोमेट्री ज्यादा, यानी प्रोडक्ट गैसेस के बने हैं ज्यादा, तो रिएक्टेंट से ज्यादा गैसेस के प्रोडक्ट है, मतलब ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। तो प्यारे बच्चों उसी रूल में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो एंट्रोपी बढ़ी है। एंट्रोपी बढ़ी है शब्दों में कहा, इसे मैथ में कैसे कहोगे? इसे मैथ में कहोगे सर अगर कभी डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। रुको, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बताइए इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन हुई है तो एंट्रोपी बढ़ी है घटी है? किसकी एंट्रोपी? सिस्टम की। किसकी एंट्रोपी? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, तीन चीजें चल रही, राइट। इन द सेम वे अगर कभी किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी नेगेटिव है, यानी गैसेस के मोल कम बने हैं, तो पहले गैसेस ज्यादा थी अब गैसेस
कम है, यानी गैसेस कम हो गई, एंट्रोपी घट गई। तो अगर कभी डेल्टा एन जी निगेटिव है तो मैं आंख बंद करके कहूंगा डेल्टा एस विल बी निगेटिव। लेकिन एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं जो आप अक्सर गलत करते हैं, अगर कभी डेल्टा एन जी जीरो है तो बताओ डेल्टा एस जीरो होगा कि नहीं होगा? डेल्टा एस जीरो हो भी सकता है। और क्या आप इस पॉइंट को समझा सकते हो प्यारे बच्चों? अगर आप इसे फील करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, इधर भी 1 मोल गैस का, उधर भी 1 मोल गैस का, लेकिन दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग है तो एंट्रोपी अलग है। डेल्टा एनजी जीरो होने का बस इतना ही मतलब है कि जितने स्टोइशियोमेट्री प्रोडक्ट में है उतने ही स्टोइशियोमेट्री, लेकिन सेम सब्सटेंसेस है कोई जरूरी? अगर दोनों तरफ गैसेस की एंट्रोपी सेम है तो ही आप कह सकते हैं डेल्टा एस जीरो है। इसीलिए याद रखना, डेल्टा एनजी जीरो में डेल्टा एस जीरो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सही ऑप्शन नहीं है। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, सही है, बेस्ट है। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी सही है, बेस्ट है। लेकिन अगर डेल्टा एनजी जीरो है, डेल्टा एनजी जीरो का मतलब आपको समझा दूं, आपके सामने रिएक्शन है H2 प्लस I2 से बना 2HI, बोलो हाँ या ना? क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो है? यानी इधर भी गैसेस के 2 स्टोइशियोमेट्री है, इधर भी गैसेस के 2 स्टोइशियोमेट्री है, डेल्टा एनजी तो जीरो है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि डेल्टा एस जीरो है, क्योंकि दोनों गैसेस अलग अलग है। और कल मैंने ऐसा पढ़ाया था कि जब गैसेस अलग होती हैं तो भी उनकी एंट्रोपी अलग होती है, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, बोलो हाँ या ना? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो लिखते चलना फटाफट। अगर कभी डेल्टा एनजी जीरो है और एक ऑप्शन है मे और मे नॉट बी, तो वही सही होगा, और अगर नहीं है तो फिर हम डेल्टा एस जीरो टिक करेंगे, मात्र बेस्ट ऑप्शन के चक्कर में। वो सही ऑप्शन नहीं है, वो सबसे सही ऑप्शन है। याद रख पाओगे? चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल डिसॉल्व आके जम रहे हैं, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ रही कि घट रही? मतलब अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन बोल दे और आपसे डेल्टा एस पूछे तो क्या बताओगे? प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है कोआगुलेशन, जो कभी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, लेकिन आप सबने तो कोलॉइड्स पढ़ा है। क्या कोआगुलेशन हर बच्चा समझता है? कभी प्रिसिपिटेशन कह दें, कभी कोआगुलेशन कह दें, कभी फ्लॉकुलेशन कह दें, ये तीनों एक ही शब्द माने जाते हैं लगभग। मुझे बताओ इन तीनों केसेस में पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं कि डिसोसिएट हो रहे हैं? एसोसिएट। यहां एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? एंट्रोपी घटेगी। अगर किसी सवाल में बोल दे प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन या फ्लॉकुलेशन या क्रिस्टलाइजेशन, क्या हर बच्चा क्रिस्टलाइजेशन समझता है? क्रिस्टलाइजेशन मतलब वहां पे सॉलिड कुछ क्रिस्टल बन रहा है, यस और नो? और अगर कभी सवाल हमसे कह दे पॉलीमराइजेशन, बताओ इन सभी रिएक्शन में एसोसिएशन हो रहा कि डिसोसिएशन? तो बताओ एंट्रोपी बढ़ रही कि घट रही? टूटना, अव्यवस्था का बढ़ना, जुड़ना, अव्यवस्था का घटना। बिखरे हुए पन्नों को किताब बना दो, अव्यवस्था घट गई। किताब को पन्नों में बिखरा दो, अव्यवस्था बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स को प्रेसिपिटेट करा दो, अव्यवस्था घट गई। एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है? तो क्या कहोगे, डेल्टा एस पॉजिटिव कि नेगेटिव? मतलब अगर प्रश्न में ऐसा कोई भी नाम आएगा, हमारा आंसर होगा डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर प्यारे बच्चों? अगर आप इन बातों को समझ पा रहे तो एक सवाल आपसे पूछता हूं। इमेजिन करते हैं हमने NH4 सॉल्ट लिया। कौन सा सॉल्ट? एक मिनट, ये सॉल्ट जो है, पहला सवाल, क्या आप इस सोल्यूशन का पीएच निकाल लोगे? कितने बच्चे निकाल लेंगे? रेज योर हैंड। NH4Cl सोल्यूशन का पीएच याद है? इस सॉल्ट का पेरेंट एसिड बोलो। पेरेंट बेस। क्या ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है? इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक। पीएच 7 ज्यादा 7 से कम, 7 माइनस माइनस 7 प्लस प्लस। सबको बढ़िया से याद है? चीजें पहले घुलती हैं कि पहले टूटती हैं? पहले घुलती हैं, बाद में टूटती हैं। जैसे आप NH4Cl को मिलाओगे, क्या वो NH4Cl एक्वस बनेगा? एक्वस बना मतलब घुल गया। एक्वस बना मतलब, आपको मैंने महीन कंसेप्ट को सिखा रखा है, बोलो हाँ या ना? NH4Cl एक्वस लिख रहा हूं, मतलब ये घुला है कि टूटा है? घुला है, और अब ये टूटेगा, बोलो हाँ या ना? तो आपके सामने कुछ ऐसी रिएक्शन लिखी है, NH4Cl सॉलिड प्लस पानी, और आपके सामने रिएक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, आज यहां पे एंट्रोपी बढ़ रही कि घट रही? एंट्रोपी बढ़ रही कि घट रही? कितने बच्चे बता सकते हैं? अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जहां पे पार्टिकल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब भी कभी सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा? बहुत ध्यान सुनना, क्या बना? सॉल्यूशन। प्योर पानी था, उसमें आपने NH4Cl मिलाया, तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ी घटी? बढ़ी। वो तो डेल्टा एस सॉल्यूशन हुआ। डेल्टा एस, मैं डेल्टा एस सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूं, सॉल्यूशन बनने के बाद, टूटने के बाद जो आयन बना, बताओ एंट्रोपी बढ़ी घटी? अभी भी एंट्रोपी बढ़ रही है।
अव्यवस्था ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, अव्यवस्था कम तो एंट्रोपी कम। यही एक लाइन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? तो अगर कभी ऐसा रिएक्शन आ जाए और आपसे पूछे बताइए इसकी एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी, आप क्या कहेंगे? डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, हाँ या ना? अगला जो पॉइंट ले रहा हूं मुझे आप सबका ध्यान चाहिए क्योंकि कुछ ही देर से बहुत कंफ्यूजन आता है। आगे बढ़े बच्चों, जल्दी लिखते चले। तो अभी हम एंट्रोपी के थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जहां छोटे छोटे थ्योरेटिकल केसेस समझ रहे हैं। मात्र कंसेप्ट एक है, अव्यवस्था को देखना है। अव्यवस्था बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ी, अव्यवस्था घटी तो एंट्रोपी घटी। बच्चों इमेजिन करते हैं आपके सामने एक लोहा है, सोचो, और लोहे का टेम्परेचर है 300 केल्विन। कितना है? नेक्स्ट स्लाइड में चलो क्या? प्यारे बच्चों, अगर एक आयरन का ऑब्जेक्ट है या कोई भी, मैं सॉलिड लेता हूं, मैं आयरन बोल रहा हूं, और उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। कितना है? पहला सवाल, 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस। अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल शांति से बैठे हैं कि उनके अंदर कुछ न कुछ अव्यवस्था तो है, कुछ न कुछ तो वाइब्रेशन होगा, कुछ न कुछ तो ट्रांसलेशन होगा, कुछ न कुछ तो वहां पे अव्यवस्था होगा ही होगा। परफेक्टली बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में है ऐसा नहीं है। इसकी अपनी कुछ एंट्रोपी है कि नहीं है? इसकी एंट्रोपी को हमने कहा S1। क्या बोला? अब मैंने टेम्परेचर 300 से बढ़ा के कर दिया 400। कितना कर दिया? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताओ अंदर के जो मॉलिक्यूल है उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी कि घटेगी? उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी, आप सब मानते हो S2 ग्रेटर देन S1 होगा? आप सब मानते हो डेल्टा S बराबर पॉजिटिव होगा? आप सब मानते हो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा S पॉजिटिव होगा? मेरे शब्दों को सुनना, टेम्परेचर तो डेल्टा S, टेम्परेचर के बढ़ाने से डेल्टा S बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से डेल्टा S बढ़ता है। ये आसान था कि मुश्किल है? दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत कुछ ही देर में आएगी जब हम मैथमेटिकल पार्ट में चलेंगे। बस इस फील को याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ गई। बच्चों एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? और आज इसका प्रेशर है P1। कितना है? अंदर मॉलिक्यूल जो गैसेस के हैं वो शांति से बैठे होंगे कि लगातार उनमें भूचाल मचा होगा? क्या वहां पे रैंडम मोशन हो रहा होगा? अब हमने प्रेशर घटा दिया। प्रेशर घटाने के लिए अच्छा, टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बदला, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो केवल प्रेशर बदला। टेम्परेचर बदल, अगर मैंने प्रेशर को घटा दिया, प्रेशर को तो वॉल्यूम को, ये फील आता है? अगर प्रेशर घट गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, P1 P2 में कौन बड़ा, कौन छोटा? प्रेशर घटा है कि बढ़ा है? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर बदला। मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ेगी घटेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मॉलिक्यूल जब पास होते और मॉलिक्यूल जब दूर होते, बताओ कहां अव्यवस्था ज्यादा है? कहां? क्या मैं एक ऐसा रूल बना सकता हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के घटाने से अव्यवस्था बढ़ेगी? यानी मैं कह सकता हूं जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगा। ये तो मैंने शब्दों में कहा, इसे मैथ में कैसे कहूंगा? सर प्रेशर घटेगा तो डेल्टा S पॉजिटिव होगा। अरे मैं यही तो कहना चाहता हूं, एंट्रोपी बढ़ेगा। ये जो शब्दों में कहा एंट्रोपी बढ़ेगा, ये जो शब्दों में कहा एंट्रोपी, उसे ही तो मैंने मैथ में लिखा डेल्टा S पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? कभी डेल्टा S पॉजिटिव कहूंगा तो कभी डेल्टा S ग्रेटर देन 0 कहूंगा। कंसेप्ट वही है, फील वही है। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर डिक्रीजेस, डेल्टा S पॉजिटिव। हां, बशर्ते वहां पे कहानी कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर हो। अक्सर सवालों में इतनी छोटी छोटी बातें तो नहीं करता, लेकिन हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको फील करना है कहां एंट्रोपी बढ़ रही, कहां एंट्रोपी घट रही। बच्चों एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कभी एक लोहा जो बिल्कुल आपने पॉलिश किया है और उसमें जंग लग जाए, तो लोहा जो बिल्कुल पॉलिश्ड है, जो बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है, जंग लगने से बताओ अव्यवस्था बढ़ गई कि घट गई? तो अगर कभी प्रश्न हमसे कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कहता है? तो बताइए जब रस्टिंग ऑफ आयरन होगा वहां पे एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है? तो मैं कह सकता हूं डेल्टा S पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? मैं सारे एग्जांपल आपके सिलेबस से लेने की कोशिश कर रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर से, इलेक्ट्रो चैप्टर से, हर चैप्टर से एग्जांपल। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं जो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा सवाल है, लेकिन वो भी बहुत पुराने समय में आता था, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। रबड़ समझते हैं आप लोग? रबड़, चलो छोड़ो, स्प्रिंग समझते हैं? आगे बढ़ूंगा, नीचे लिख दो क्या? सबको नीचे दिख रहा है? चलिए, आपके सामने मैंने स्प्रिंग बनाया, सबको दिख रहा है ये स्प्रिंग? अरे हेलो, अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता हूं, क्या करता हूं? जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो बताओ वो स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ बनेगा क्या? आपने स्प्रिंग को पूरा खींच दिया, सोचिए ना,
जब आपने स्प्रिंग को पूरा खींच दिया तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ ऐसा बना। बताओ यहां से यहां सिमेट्री बढ़ी है कि घटी है? बताओ यहां से यहां ऑर्डरनेस बढ़ा है कि घटा है? बताओ यहां से यहां डिसऑर्डरनेस बढ़ा है घटा है? डिसऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस, सिमेट्री, अनसिमेट्री। अरे हाँ या ना? एक ही चीज को वो 1000 तरीके से पूछ सकता है। अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ा है कि घटा है? एंट्रोपी लिखते चलेंगे फटाफट। तो अगर कभी प्रश्न हमसे कहता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर या स्प्रिंग, तो याद रखिएगा वहां पे एंट्रोपी घटी है। अब एक बच्चा मुझसे यहां पे एक बड़ा अजीब सा सवाल कहता है। वो कहता है सर जब हमने स्प्रिंग को खींचा, तो सर हमने तो बहुत ताकत लगाई। मैंने कहा बेटा आपने ताकत लगाई, आपकी एंट्रोपी नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्प्रिंग की एंट्रोपी पूछ रहा हूं। इज दिस क्लियर? आपने ताकत लगाई, आपका रैंडमनेस बढ़ गया, आपका डिसऑर्डर बढ़ गया, वो एक अलग सवाल है। मैं किसकी बातें कर रहा हूं? स्प्रिंग की। मैं किसकी बातें कर रहा हूं? स्प्रिंग की। और स्प्रिंग को खींचा मतलब स्ट्रेट लाइन बना, मतलब उसमें ऑर्डरनेस बढ़ा, मतलब एंट्रोपी घटा। इज दिस क्लियर? एक आखिरी केस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा फेमस केस है। चलो इस साइड में एक आखिरी केस है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग ऑफ एग। सुना होगा आप लोगों ने। अगर कभी हम एग को बॉईल करते हैं तो मुझे बताइए एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? चलो थोड़ा फील करते हैं, इमेजिन करते हैं रॉ एग है, मान लो रॉ एग बोले तो कच्चा अंडा। अब ये जो एग है वो बॉईल हो गया। हेलो, अगर ये एग बॉईल हुआ तो बताओ हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? मुझे बताइए एंट्रोपी बढ़ी कि घटी? हाँ, नहीं सुनाई दिया? कितने बच्चे कह रहे हैं सर जब यहां से यहां गए, यहां से तो एग के मॉलिक्यूल जो अंदर थे वो जैसा रैंडम थे वो अब सेटल होके हार्ड हो गए, मतलब एंट्रोपी घटनी। हाँ या ना? तो बड़ा फेमस केस है और वो डिस्कस कर रहा हूं। आपके हिसाब से एंट्रोपी घटनी चाहिए, आपके हिसाब से डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता उसके पीछे का कारण केवल इसका हार्डनेस नहीं है, उसके पीछे कारण है आखिर वो हार्ड हुआ क्यों। रुको, वो जो हार्ड हुआ यहां पे बायो में आपको पढ़ाते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पढ़ा दिया क्या? अच्छा आप लोग तो बायो पढ़ते ही नहीं, पहले कभी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं अगर प्रोटीन है तो यहां पे प्रोटीन का होता है डीनेचुरेशन। क्या होता है? लिखो जल्दी जल्दी। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन यहां पर ब्रेक डाउन होता है, यही कारण है यहां पे एंट्रोपी बढ़ती नहीं, यहां पे एंट्रोपी घटती है। तो आज यहां पे डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। कहानी का सार क्या है, कहानी का निष्कर्ष क्या है? दुनिया भर में ऐसे इनफाइनाइट केस में लिख सकता हूं, लेकिन हमेशा हमें एक ही चीज देखनी है, व्यवस्था। अव्यवस्था देखने का तरीका आपको उसके इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से उसमें डिसऑर्डरनेस नहीं देख सकते। आज इसी एग की बात करें तो मैंने कहा इसका रीजन है डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का डिनेचुरेशन क्या है, ये बहुत लंबी कहानी है जो आप लोग कहां पढ़ते हैं? बायो में। मैंने बस एक लाइन लिखा है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन। चलेगा बेटा? अरे चलेगा। यहां तक हमने जो डिस्कस किया ये सारा का सारा था थ्योरेटिकल पार्ट। एक सवाल आपसे पूछता हूं, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? आप सब बैठे बैठे अचानक से नाचने लगे, बताओ एंट्रोपी बढ़ी कि घटी? हाँ? एक कोरा कागज है उसमें आपने कुछ लिख दिया, एंट्रोपी बढ़ी घटी? पानी में होली के रंग मिला दिया, एंट्रोपी बढ़ी घटी? जल्दी बोलो। पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, हमारे आसपास जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? हमारे मन में सवाल क्या था, आखिर कुछ अपने आप क्यों होता है? Why any process spontaneous? मैंने कहा एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, दैट इज एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी के चलते हैं मैथमेटिकल पार्ट की और आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। यहां तक छोटे छोटे सवाल चलेगा। अब नीट में आजकल ऐसे सवाल आ भी रहे हैं, एंट्रोपी से नहीं आए हैं, बाकी सेक्शन से आए हैं और थ्योरी के ही सवाल दे रहा है वो। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे जरूर पकड़ बना के चलिएगा। अभी जेई में भी उन्होंने थ्योरी पे ही काम किया है और बहुत सिंपल सिंपल सवाल। आगे बढ़े क्या? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी, सभी लोग बोर्ड पे आ जाना। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी। अब सवाल यह था कि सर आपने कहा कि दुनिया में हर वो प्रोसेस जो अपने आप होती है उनके पीछे दो कारण थे, या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस बढ़ती है। रैंडमनेस बढ़ना पाया गया, सवाल यह था रैंडमनेस को नापे कैसे, रैंडमनेस को मेजर कैसे करें। रैंडमनेस अपने आप में कितना है नहीं बता सकते, लेकिन रैंडमनेस में जो चेंज है वो हम बता सकते हैं। अब उसी चेंज को मेजर करने का सिलसिला शुरू हुआ। थर्मो ने क्या कहा, इमेजिन करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, मुझे सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आई विल नॉट रिपीट अगेन। इमेजिन करते हैं हमारे पास क्या है, ये सिस्टम। अब अगर ये सिस्टम है तो इसके अंदर अपने कुछ मॉलिक्यूल होंगे, बोलो हाँ या ना? अच्छा एक बात, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं केवल लिख दूं आपके सामने डेल्टा एस, क्या लिख दूं?
तो डेल्टा एस बस लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा, वो हमेशा डेल्टा एस सिस्टम ही माना। अब आपको समझ में आता है ये सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है और पूरा क्या है, यूनिवर्स। मतलब हमारे सामने तीन तरह की एंट्रोपी है, एक सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज है, एक सराउंडिंग एंट्रोपी में चेंज है और एक डेल्टा एस टोटल। एग्री? रुको जरा, आज मैंने क्या लिखा, केवल डेल्टा, तो सिस्टम मानोगे सराउंडिंग, केवल डेल्टा एस, केवल डेल्टा एस सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। अब थर्मो ने कहा सोचो, आज ये सिस्टम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है, कौन है, मुझे आपको थोड़ा फील चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल है क्या उनकी अपनी कुछ न कुछ एंट्रोपी होगी, कुछ न कुछ तो अव्यवस्था होगी ही होगी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आज वो कितने रैंडम है, आज वो कितने डिसऑर्डर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन चेंज जो है उसे हम बता सकते हैं। थर्मो ने कहा पहले ये सोचो आखिर रैंडमनेस बढ़ता क्यों है, पहले ये सोचो आखिर चीजें डिसऑर्डर होती क्यों है। उसने कहा पहले ये सोचो, किताब के पन्ने अपने आप नहीं बिखरते, उन्हें बिखराना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या ना। थर्मो ने कहा अगर आज चीजें रैंडम हो रही हैं तो रैंडम होने के पीछे का भी एक कारण होगा ना, अगर आज चीजें डिसऑर्डर हो रही हैं तो डिसऑर्डर होने के पीछे का भी एक, यस और नो। अगर आप बन ठन के घर से निकलते हैं और बिगड़ के घर पहुंचते हैं तो कुछ कारण तो होगा ना, वो कारण क्या है जरा सुनिएगा। आज उसने कहा, थर्मो ने, ये जो सराउंडिंग है, ये जो सिस्टम है, ये जो सराउंडिंग है, ये जो सिस्टम, इन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज है। लेट्स इमेजिन, सुनिएगा ध्यान से, सराउंडिंग से एनर्जी फ्लो होके आई, सराउंडिंग से एनर्जी, अरे वो जो बहती हुई एनर्जी है वही तो, एनर्जी कितने रास्ते, एक ही दूसरा है, वो जो बहती हुई एनर्जी आई सिस्टम को मिल गई, क्या वही प्यारे बच्चों हीट है? हीट एक पाथ फंक्शन है कि वर्क स्टेट फंक्शन? अपने सिलेबस में दो ही पाथ फंक्शन थे, एक का, क्या हीट एक पाथ फंक्शन है? मतलब रिवर्सिबल का हीट अलग होगा, इरिवर्सिबल का हीट। इमेजिन करते हैं सराउंडिंग से सिस्टम को कुछ हीट मिली, जैसे वो हीट अंदर मिली उसके दो काम है। नंबर वन, क्या वो अंदर मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस को बढ़ाएगी? एनसीईआरटी लगता है हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट। क्या कहता है? हीट इज हैविंग, मैं लिखवा दूंगा, वो जो हीट है, वो जो बहती हुई एनर्जी है, उसकी एक खूबी है, वो चीजों को रैंडम करती है। क्या करती है? कुछ सोचो ना, अगर आज टेम्परेचर रूम का अच्छा है, आप शांति से बैठे हैं, अचानक से गर्मी बढ़ जाए, अपने आप ऐसे करने लगोगे। हीट के पास खूबी है रैंडमनेस को बढ़ाने की, हीट इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ रैंडमाइजिंग इफेक्ट। मेरी बात समझ पा रहे क्या? कितना भी कंट्रोल कर लो, शांति से बैठे रहे, ऐसा होने वाला, ये हीट की खूबी है, वो आपको रैंडम करेगी। तो थर्मो कहता है लेट्स इमेजिन, सराउंडिंग से हीट आई, कौन आई? जैसे हीट अंदर पहुंचेगी, इसके दो काम है, एक तो वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन उसने कहा सोचो, वो जो एनर्जी बह के आई, सोचो अगर उससे हम टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना माने, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, वो जितनी एनर्जी आई उसने मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को बढ़ा दिया, उसने मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को, पहले जो एंट्रोपी हुआ करती थी वो एस हुआ करती थी, जैसे सिस्टम को हीट मिली उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, यानी कि वहां पे डेल्टा एस कुछ न कुछ आएगा। उसने कहा मानो न मानो, इतना तो मानो, जिस सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस आएगा उस बात पे डिपेंड करता है उसने सराउंडिंग से कितना एनर्जी गेन किया, बोलो हाँ या ना। मैं कह दूं डेल्टा एस प्रपोर्शनल क्यू, बोलो चलेगा? एक मिनट, ये क्यू कौन है? पाथ फंक्शन की स्टेट फंक्शन। अब लेट्स इमेजिन सराउंडिंग से हीट चली 50 जूल, मान लो, कितनी चली, कहां से? सराउंडिंग से क्यों चली, इसका कारण है, अभी मान लो सराउंडिंग से चली और कितने चली, 50 जूल। अगर ये रिवर्सिबल तरीके से चली तो लॉस ना के बराबर, और अगर ये इरिवर्सिबल तरीके से चली तो लॉस कुछ ना कुछ होगा, बोलो क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्लियर है? जिसमें ना के बराबर लॉस, एप्रेसिएबल लॉस, याद है ना। अब इस हीट को लेट्स इमेजिन हमने भेजा रिवर्सिबल तरीके से, कैसे भेजा? कितनी हीट चली तो अंदर कितनी पहुंची, 50 की 50 पहुंची। लेकिन अगर हमने इस हीट को भेजा इरिवर्सिबल तरीके से, कैसे भेजा? कितनी हीट चली अंदर, 50 की 50 से कम। लेट्स इमेजिन अंदर पहुंची 30 जूल, कितनी पहुंची, कितनी चली थी, कितनी पहुंची, कितनी बच गई, 20 कहां रह गई, कहां रह गई? हीट सराउंडिंग में होता है कि सिस्टम में होता है? ना तो सराउंडिंग में ना तो सिस्टम में, क्या केवल प्रोसेस में है? मतलब सराउंडिंग में कुछ एनर्जी थी, कुछ एनर्जी का कंटेंट था जिससे एक बहती हुई एनर्जी आई, लेकिन जितनी चली उतनी अंदर पहुंच, कितनी चली थी अंदर पहुंची 30, कितनी बच गई? तो ऐसा थर्मो ने कहा ऐसा क्यों नहीं बोलते कि सराउंडिंग से
भले 50 चले, भले जितना चले, ऐसा हमेशा बोलो ना कि सराउंडिंग से जो भी हीट चलेगी, सराउंडिंग से जो भी सिस्टम को मिलेगी, ये वही वाली हीट होगी जैसे कि हीट रिवर्सिबल तरीके से चलेगी। अगर वो इरिवर्सिबल तरीके से चली, कैसे चली, तो जितनी चली उतनी पहुंचने वाली। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि चली ही उतनी थी जितनी पहुंची है? ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि चली ही उतनी थी जितनी, और जितनी पहुंची है उतनी चली है? ऐसा तभी संभव है जब वो रिवर्सिबल तरीके से चली है। मैंने क्या बोला समझे? अंदर हीट जितनी पहुंचेगी वही रैंडमनेस को बढ़ाए, चाहे हीट चले रिवर्सिबल तरीके से, चाहे हीट चले रिवर्सिबल तरीके से, अंदर जो पहुंचेगी ये वही वाली हीट है जो रैंडमनेस को। ये कहो, ये सोचो कि अंदर जो हीट पहुंची है ये वही हीट है जो सराउंडिंग से रिवर्सिबल तरीके से, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ, एक सवाल पूछता हूं, अगर प्रोसेस, तो सराउंडिंग से हीट इरिवर्सिबल तरीके से चलेगी कि रिवर्सिबल तरीके से? प्रोसेस कैसा हो रहा, तो सराउंडिंग से हीट चलेगी, लेकिन अंदर जितनी चली उतनी पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। रैंडमाइजिंग इफेक्ट जितनी पहुंची उससे है कि जितनी चली उससे है? तो उसने कहा चली जैसे चलने दो। क्या बोला उसने? जो अंदर पहुंची केवल वही एंट्रोपी को बढ़ाएगी। तो दुनिया वालों अब ऐसा बोलना शुरू करो कि जितनी अंदर पहुंची है उतनी ही चली है, यानी हीट हमेशा रिवर्सिबल तरीके से चली है। यानी जब हम निकालेंगे डेल्टा एस, क्या निकालेंगे? तो क्यों इरिवर्सिबल से मेजर करें कि क्यों रिवर्सिबल से? क्या ये लाइन सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया। एक बात। दूसरी बात, आज इस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ा कौन रहा? कौन बढ़ा रहा? एक छोटा सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक? जब हीट आएगा तो क्या सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी? लेकिन हमने उस हीट से टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं माना। टेम्परेचर बढ़ता हुआ, क्योंकि वो हीट अगर टेम्परेचर बढ़ाने में भी खर्च हो गई, रैंडमनेस में भी खर्च हो गई, तो हम ये नहीं नाप पाएंगे रैंडमनेस में कितना खर्च हुआ। हमने कहा नहीं, केवल उस हीट को एक ही काम करने दो। वो कौन सा काम है? यहां तक क्लियर? चलो एक छोटा सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं एक बच्चा कुछ नहीं पढ़ता था, एक बच्चा, और बिना कुछ पढ़े उसके नंबर आए 720 में 50 मान लो। और एक दूसरा बच्चा, वो भी कुछ नहीं पढ़ता था, वो भी कुछ बिना पढ़े उसने पेपर दिया, उसके नंबर आए 300। कितने आए? चलो 400 मान लो। चलो आप ले लेते 500 मान लो। आप तो बिना कुछ पढ़े दोगे तब भी 500 आएंगे। प्लीज फील करिएगा, फील करिएगा। एक बच्चा कुछ नहीं पढ़ता था, कितने नंबर है? 50। एक बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, उसके नंबर है 500 मान लो। अब जो कुछ नहीं पढ़ता था उसको झटका लगा, उसने 12 घंटे पढ़े। कितने घंटे? अब 12 घंटे पढ़ाई के बाद उसके नंबर आ गए 500। कितने आ गए? जिस बच्चे के 500 आते थे, जिस बच्चे के, अब उसने भी 12 घंटे पढ़ाई करी, तो क्या उसके 1000 नंबर आएंगे? उसके कितने आएंगे? कितने आएंगे? और वो कभी नहीं आएंगे, उसके आएंगे 720। और वो, मैं क्या बोल रहा हूं समझना मेरी बात को। एक बच्चा जिसके 50 नंबर थे उसमें बढ़ोतरी हुई, अरे हाँ या ना? और एक बच्चा जिसके 500 थे उसकी कहीं ना कहीं लिमिट है। थर्मो कहता है कि जब सिस्टम के अंदर एंट्रोपी है, कुछ न कुछ अव्यवस्था है, लेकिन अव्यवस्था ऐसा नहीं कि अनंत हो सकती है, अव्यवस्था की भी अपनी एक लिमिट है। अव्यवस्था की भी अपनी एक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसने कहा ऐसे सोचो, एक दूसरा एग्जांपल लिया। इमेजिन करते हैं एक बच्चा नाच रहा है, मान लो, अरे मान लो वो बच्चा नाच रहा था और आपने और तेज तेज से गाना बजाया, बढ़िया वाला गाना बजाया, तो वो बच्चा क्या और तेज तेज से नाचेगा? अब एक बच्चा सो रहा था, प्लीज एग्जांपल को समझो, एक बच्चा सो रहा था, अब हमने उससे कहा बेटा तुम भी नाचो। सोता हुआ बच्चा नाचने लगा और नाचते हुआ बच्चा और नाचने लगा। नाचता हुआ बच्चा और सोता हुआ बच्चा, बताओ नाचता हुआ बच्चा जब और नाचेगा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? सोता हुआ बच्चा नाचेगा उसकी एंट्रोपी। अब मुझे बताओ दोनों की एंट्रोपी सेम बढ़ेगी अलग अलग? सेम गाना, सेम म्यूजिक, सेम सब कुछ, लेकिन फिर भी एंट्रोपी में चेंज अलग अलग है। थर्मो ने कहा कुछ ऐसा हीट के साथ होता है, जब हीट आती है, जब हीट, वो जिस, बहुत प्यारा कंसेप्ट सुनिएगा, वो जिस टेम्परेचर पे आती है, वो जिस, ये डिसाइड करता है कि उसमें कितना एंट्रोपी में चेंज आने वाला है। अब इमेजिन करते हैं हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है T1 टेम्परेचर पे, एक सिस्टम है T2 पे। मान लो इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, और लेट्स इमेजिन T2 ग्रेटर देन T1। मान लो कौन बड़ा है, कौन छोटा है?
ये हाई टेम्परेचर और ये, इसको भी हीट दो, इसको भी हीट दो, रिवर्सिबल तरीके से कि इरिवर्सिबल, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रोक दो, रुकना जरा, किसका टेम्परेचर ज्यादा था? इसके अंदर एंट्रोपी थी कि नहीं थी? इसके अंदर एंट्रोपी थी कि नहीं थी? इसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा थी कि कम थी? अभी पढ़ाया टेम्परेचर होगा ज्यादा तो एंट्रोपी होगी ज्यादा, बोलो ना। टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेशन होगा, एंट्रोपी होगी। क्या इसकी एंट्रोपी पहले से ज्यादा थी? इसको भी आपने दिया क्यू, इसको भी आपने दिया क्यू, इसको भी दिया रिवर्सिबल, इसको भी दिया रिवर्सिबल, एंट्रोपी इसकी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी इसकी भी बढ़ेगी, लेकिन इसकी ज्यादा बढ़ेगी, इसकी कम बढ़ेगी। ये फील आया? एक लाइन बोलता हूं, हीट गिवन टू द सिस्टम एट लो टेम्परेचर, हीट will cause more randomizing effect in compare to the heat given to the system at high temperature. ये वही वाली बात है, एक बच्चा नाच रहा है और नाचने लगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। एक बच्चा सो रहा है, नाचने लगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, मगर सोते हुए की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी, नाचते हुए ज्यादा बढ़ने वाली। एक मिनट, अब मुझे बताओ, इसका भी डेल्टा एस होगा, इसका भी डेल्टा एस कि नहीं होगा? इसका डेल्टा एस समझ रहे हो ना? इसका डेल्टा एस समझ रहे हो? इसका डेल्टा एस ज्यादा होगा किसका? किसका? तो टेम्परेचर है कम तो डेल्टा एस है, यानी डेल्टा एस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। कुछ दिमाग में चमका? कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा था, आते ही एक पॉइंट लिखा था टेम्परेचर वाला, मिला क्या? देखो जरा, 300 से टेम्परेचर बढ़ाई घटा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी। और अब आपके सामने मैं अगला केस लिख रहा हूं, डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एक मिनट, क्या आपके सामने मैं ये लिखना चाहता हूं डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लाइन सही है कि गलत है? ये भी लाइन, वो भी लाइन, फिर दोनों में अंतर क्या है? हाँ, वो एक ही सिस्टम का कंक्लूजन चल रहा है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है। यहां तक क्लियर हुआ? ऐसा नहीं लग रहा दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस प्रोपोर्शनल टू? लोगों ने दोनों प्रोपोर्शनलिटी को जोड़ा और एक रिलेशन बनाया, और आप सबके सामने रिलेशन आ चुका है, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। हेलो, क्या निकालने चले थे? एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी में चेंज, एस नहीं डेल्टा। क्या डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला कैसे आया? क्या सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फील आया? कॉपी में लिखिएगा जल्दी से, मैथमेटिकल पार्ट पहले ये लिख लो, नीचे एक पॉइंट लिखना स्टार बना के। जुलाई में तो सब साथ चलते हैं, हा? क्या कह रहे हैं? आसान नहीं होता है, पता नहीं ऐसा हर साल क्यों होता है। मतलब ये भी अपने आप में लॉ ऑफ थर्मो होना चाहिए, जितने साथ चलेंगे उतने अंत तक नहीं चलेंगे। हा? कुछ कह रहे थे क्या? प्लीज प्लीज जल्दी लिखे। किससे? इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। लॉजिक हमेशा हमेशा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, लॉजिक्स आर लॉजिक्स। लॉजिक्स इजी टू अंडरस्टैंड करता है, लेकिन लॉजिक्स हमेशा रियलिटी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिख लिया होगा सबने? नीचे पॉइंट लिखना स्टार बना के। दोनों एनसीईआरटी की लाइनें लिखा रहा हूं। नंबर 1, हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट, हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट। Heat is having randomizing effect. Next point ट्रिपल स्टार बना के लिखिएगा। Heat given to the system, heat given to the system at lower temperature, heat given to the system at lower temperature will cause more change in entropy, will cause more change in
entropy in comparison to the heat given to the system, in comparison to the heat given to the system, in comparison to the heat given to the at higher temperature, heat given to the system at higher temperature. नेक्स्ट पॉइंट पे फॉर्मूला लिखिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. फॉर्मूला लिखिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. अगर आप मेरी लाइन को समझ पाए हैं तो पहले दो सवाल आपसे डिस्कस करता हूं, फिर कॉपी में लिखना. आ जाओ सब लोग बोर्ड पे. आगे क्या, क्यू होगा ज्यादा तो डेल्टा एस होगा, पूरी क्लास क्यू होगा तो डेल्टा एस होगा. अब बच्चा यहां पे कहता है सर टेम्परेचर होगा ज्यादा तो डेल्टा एस होगा. अगर डेल्टा एस कम हुआ तो जो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा वो तो गलत हुआ. इसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी में सवाल घुमाता है, एम्स में घुमाया भी है. सुनिएगा, आपका ध्यान चाहिए. ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा, पूरी क्लास फील करो ना एक बार. ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा है. सिस्टम सेम की डिफरेंट, फॉर द सेम सिस्टम, फॉर द सेम सिस्टम. टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा कि घटा. पहले एंट्रोपी थी, हमें पता पहले एंट्रोपी थी, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, हाँ या ना. लेकिन मुझे इतना पता है S1 बड़ा कि S2. क्या मैं कह दूं S2 S1 से बड़ा है, S2 S1 से, क्योंकि S2 S1 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं इसका जो डेल्टा S है वो पॉजिटिव है. क्या ये हर बच्चे को फील आया. सिस्टम सेम है कि डिफरेंट. अब आओ, ये सिस्टम का नाम, ये सिस्टम का नाम, इसको भी दिया मैंने क्यू हीट, इसको भी दिया, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर. हीट दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, हीट दोगे एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी. बोलो ना. इसकी जो फाइनल एंट्रोपी होगी इनिशियल से ज्यादा, इसकी जो फाइनल एंट्रोपी होगी इनिशियल से ज्यादा. डन. अब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो डेल्टा S1, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो डेल्टा S2. अब बताओ ये वाला डेल्टा S1 बड़ा कि ये वाला डेल्टा S2. कितने बच्चे बता पाएंगे. हीट गिवन टू द सिस्टम एट will have more randomizing effect, will have more change in entropy. I'm damn sure इसका टेम्परेचर कम है तो मैं कहूंगा साहब डेल्टा S1 डेल्टा S2 से बड़ा है. क्या ये दिमाग में उतरा. एक सिस्टम की बात है तो कंसेप्ट अलग है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को अलग अलग टेम्परेचर दोगे तो डेल्टा S की वैल्यू अलग है. इज दिस क्लियर. तो आप जब फॉर्मूले लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि भैया फॉर्मूला लगा कहां रहे हो. हाँ, एक ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगा, सही है, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर है, दोनों में अलग अलग तरीके से बढ़ेगा. इज दिस क्लियर. सारी बातों के एक बात, क्या हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है. डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी. सब लोग बोर्ड पे आना, जल्दी लिख लो सवाल. अब इस पूरी कहानी को हम लोग ऐसा एक कंसेप्ट बनाएंगे, डाउट लिख लो क्लास के बाद. हम लोग ऐसा कंसेप्ट बनाएंगे कि दुनिया के कितने भी प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा हम क्या निकाल पाए, डेल्टा एस. अभी हमने डेल्टा एस थ्योरी में पढ़ा, अब हम डेल्टा एस कहां पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली. अब हमें इस काबिल बनना है कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी रिएक्शन है, सब में हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस. शुरू करें सिलसिला, जल्दी जल्दी लिखो. पहले सारे के सारे फॉर्मूले, डेरिवेशन, लास्ट में सवाल. ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा एक कंसेप्ट एक सवाल, अभी उतना समय नहीं है बच्चों. हमेशा करते वही है, कंसेप्ट सवाल, कंसेप्ट सवाल. अभी सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, लास्ट में सवाल, सो दैट वी कैन सेव 5 to 10 मिनट. ठीक है, अरे ठीक है. आओ जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. चलूं क्या. सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, कॉपी मत लिखना. डेल्टा एस का फॉर्मूला बोलो, क्यू रिवर्सिबल बाई टी. ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है कि रिवर्सिबल के लिए, चाहे हो रिवर्सिबल चाहे हो क्यू, तो हमेशा रिवर्सिबल वाला ही मेजर किया. सर जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा तो क्यू रिवर्सिबल कैसे निकालेंगे. तो थर्मो कहता है सोचो अगर वो रिवर्सिबल होता तो क्या होता. क्या कहता है थर्मो, सोचो अगर वो रिवर्सिबल होता तो क्या होता. हम निकाले कैसे, सब लोग बोर्ड पे आना. क्या हमें क्यू रिवर्सिबल निकालना है. अगर मिल गया क्यू रिवर्सिबल तो टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा. सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए. प्यारे बच्चों, क्या आप सबने फ्लॉट पढ़ा है.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो याद है? बोल के बताओ, कॉपी मत लिखना, बोल के बताओ। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मुझे डेल्टा यू चाहिए, क्यू चाहिए, क्यू रिवर्सिबल चाहिए, इरिवर्सिबल, तो क्या बाकी सारा भी रिवर्सिबल लेना पड़ेगा? इसे कह देता हूं मैं आपके सामने, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू चलेगा। एक मिनट, क्या हर बच्चे को डेल्टा यू का फॉर्मूला याद है? एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। आज रिवर्सिबल डीटी लिख दूं, चलेगा? रिवर्सिबल इंटीग्रेट करना। क्या वर्क डन का फॉर्मूला सबको याद है? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा। आज रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? तो पी डेल्टा वी की पीडीवी, साइन के साथ विदाउट साइन, साइन के साथ विदाउट साइन। पूरी थर्मो हमारी साइन कन्वेंशन के साथ चल रही है। जब मैं बोर्ड पे, तो आपका फर्ज बनता है हर बच्चा बोर्ड पे फॉर्मूला बोलता रहे। नहीं समझ पाए? क्या डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस पीडीवी होगा? क्या माइनस माइनस प्लस होगा? हम क्यों रिवर्सिबल निकालने चले हैं कि डेल्टा एस? सर क्यों रिवर्सिबल आएगा तभी तो डेल्टा एस आएगा। ऐसा क्या कर दे कि डेल्टा एस बन जाए? सर आप इसे टेम्परेचर से कर दो, तो क्या यही डेल्टा एस है? इसे भी करो टेम्परेचर से डिवाइड, इसे भी करो टेम्परेचर से डिवाइड, यहां लगा दो इंटीग्रल, लिमिट लगा दो T1 से T2, लिमिट लगा दो V1 से। नहीं समझे? एक मिनट, ये क्या है और ये क्या है? यहां पे वेरिएबल कौन है? तो क्या मुझे यहां पे हटा के कुछ वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना चाहिए? हमारा जो सिलेबस है या तो है गैसियस सिस्टम या तो है केमिकल रिएक्शन। फॉर गैसियस सिस्टम क्या हम पीवी बराबर एनआरटी कह सकते हैं? किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो मैं कह सकता हूं पी बाई टी, ये पी लग रहा है बेटा, है ना? पी बाई टी इक्वल टू, बोलो जरा, एनआर बाई, जहां पी बाई टी है वहां एनआर बाई वी लिख दो, एक स्टेप पे लिख दो, चलेगा? ये पी बाई टी को मैंने हटा के क्या लिखा? एनआर बाई वी। ये क्या है? डीटी बाई 1 बाई एक्स, डीवी बाई वी 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। मैं इसे इंटीग्रेट करके सीधा लिख दूं क्या? ए, मैं क्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला लिख रहा हूं कि डेल्टा एस का? और डेल्टा एस का फॉर्मूला आएगा एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस, आप बोलो, एन आर एल एन V2 बाई V1। लिखो जल्दी से। हाँ। 2000 में जब सन 2000 चल रहा था तो लोग कहा करते थे कि 2025 आएगा तो उसमें उड़ती हुई गाड़ियां आएंगी, उसमें लोग इतने टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक चला करेगा। ऐसा सुना होगा आपने भी, 2050 में ऐसा होगा, 2025 में। मैं हमेशा हंसता था, मैं कहता था जो लोग लिखो जरा, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, NCVLN T2 by T1 प्लस NRLN V2 by V1। ये जो फॉर्मूला आप सबके सामने है, ये दुनिया के किसी भी प्रोसेस में डेल्टा एस कैलकुलेशन को आसान करेगा। कैसे? सुनिएगा। जैसे आपने सभी प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूले याद किए हैं, लेट्स इमेजिन, उसी प्रकार से आप अब सारे डेल्टा एस के फॉर्मूले याद करेंगे। चलेगा बच्चे? अब देखो कितना कहानी आसान होना है। ये जो फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर मैंने बोला आइसोथर्मल, क्या बोला? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है? कैसे उड़ा दूं? किसे उड़ा दूं? अरे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट ना, तो क्या T2 by T1 T होगा? दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस पूरे के पूरे टर्म को उड़ा दूं आइसोकोरिक में। अब हर प्रोसेस का हम डेल्टा का फॉर्मूला लिख लें। पहले हर बच्चा जनरल फॉर्मूला याद करेगा। याद हो गया क्या? यही याद करना है, कोशिश यही करो, रिवीजन काम यही खत्म करिए। डेल्टा इज इक्वल टू NCVLN T2 by T1 प्लस NRLN V2 by V1। सबको याद हो गया? पूछ लो किसी से, बताना चाहेंगे? बोल के बताओ जरा। बस बस, आइए लिखना जरा, डेल्टा एस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं पहले पूछने वाला था, फिर मुझे लगा अगर कोई बच्चा अब भी नहीं पढ़ रहा तो कब पढ़ेगा, छोड़ दो उसे। डेल्टा एस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मुझे बताओ कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल? क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर।
तो क्या मैं टेम्परेचर वाला पैरामीटर उड़ा दूं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलेंगे? लिखते जाओ फटाफट। डेल्टा इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 बाई V1। बढ़िया। नेक्स्ट लिखना इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर प्रश्न हमसे कहता है, प्लीज जल्दी लिखिएगा, अगर प्रश्न हमसे कहता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस कैलकुलेट करो, तो अपने सामने अब फॉर्मूला हो जाएगा फिर मुझे कहावतें याद आती है, फिर आपको अच्छा ही लगेगा। NCVLN T2 बाई T1। अच्छे बच्चे बनके पढ़िए, आपने बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे आप सब, सबके सब एक साथ कॉलेज पहुंचेंगे। एम्स में सीट नहीं होगी, सीट बढ़ाई जाएगी। लिखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू NCVLN T2 बाई T1। अच्छा, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक भी। चलो चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस, अच्छा ये बताओ एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है? हीट कांस्टेंट होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है? यानी अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो क्या Q बराबर 0 है? Q 0 है मतलब न हीट आई न हीट। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला Q रिवर्सिबल बाई T। बोलेंगे डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला Q रिवर्सिबल बाई Q 0 हो गया तो डेल्टा एस बराबर। एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, कैसी है? लिसन केयरफुली। डेल्टा एस बराबर, ये सिस्टम है कि सराउंडिंग है कि टोटल? कुछ नहीं लिखा तो, कुछ नहीं लिखा तो क्या डेल्टा एस बराबर 0 होगा? मतलब उसकी एंट्रोपी हो गई 0। सर एंट्रोपी 0 नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी 0 है। सवाल ध्यान से पढ़ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी 0, रॉन्ग। इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी 0। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं आइसो एंट्रोपिक। सो सिंपल, जो भी चीज चेंज ना हो आइसो, जैसे आपके नंबर चेंज नहीं हो रहे, आइसो नंबर, हम आइसो बोल सकते हैं जो भी चेंज ना। फिलहाल डेल्टा एस बराबर 0। हाँ याद रखना एंट्रोपी 0 नहीं, नीचे लिख दो एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो है। एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो है, चेंज क्या नहीं हुआ? एंट्रोपी। 0 क्या है? डेल्टा एस। सुनो जरा, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, कोई प्रोसेस बचा है क्या? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। लिखना नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस में निकाले डेल्टा एस, जरा मुझे डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला बोला, पहला फॉर्मूला मेन जहां से सारी कहानी शुरू हुई, Q रिवर्सल बाई T, इसे बोलूंगा मैं पहला फॉर्मूला। डन। डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला बोल दो एक बार, NCVLN T2 बाई T1 प्लस NRLN V2 बाई V1। एक मिनट, यही याद करना बच्चों, आपको याद करने के लिए है, ठीक है? अगर मैंने बोला आइसोथर्मल, इसे कैंसिल किया, आइसोकोरिक इसे, एडियाबैटिक में इसे, अभी कौन सा प्रोसेस है? तो अगर प्रोसेस कांस्टेंट है तो क्या प्यारे बच्चों जहां V2 बाई V1 वहां P1 बाई VT लिख लो और उसे उड़ा दूं? हाँ, अब आपको समझना पड़ेगा एक चीज, जब आपने सारा का सारा डेरिवेशन किया तो कुछ देर पहले जहां Q रिवर्सिबल था उसे आप क्या लिख रहे थे प्यारे बच्चों? यहां पे डेल्टा U माइनस W, हाँ या ना? आपने यहां पे क्या लिखा? NCV DT बाई T प्लस NR DU, यस और नो? अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कहां हो रही है? कहां हो रही है? तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, अब जो हमारा डेल्टा एस का फॉर्मूला है क्या वो QP बाई T हो जाएगा? अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही, क्या वो QP बाई T हो जाएगा? ये क्या लिखा है? और अपने को पता है अच्छे से QP बराबर, आज मुझे इरिवर्सिबल चाहिए कि रिवर्सिबल, तो जहां डेल्टा है वहां डेल लिख दो क्या? क्या मुझे डेल्टा एच का फॉर्मूला याद है? और डेल्टा एच का फॉर्मूला NCV था कि NCP था? NCP डेल्टा टी की NCP डेल टी, क्योंकि मुझे आज सब कुछ कैसा चाहिए? रिवर्सिबल। तो इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैंने NCP dt लिखा, चलेगा? अपने को Q चाहिए कि डेल्टा एस, किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करूं? कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं? लिमिट लगा दो T1 से, तो NCP कांस्टेंट बाहर आएगा, dt बाई t का इंटीग्रेशन बता दोगे। अब हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है NCP ln T2 बाई T1, लिख लीजिएगा।
याद करते रहे फॉर्मूले। डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल बाई टी। दुनिया में जितनी भी प्रोसेस है, अब हम सभी प्रोसेस डेल्टा एस निकाल पाएंगे। जैसा कुछ देर पहले तक आप वर्क निकाला करते थे, हीट निकाला करते थे, सवाल सेम डिक्टो सेम बोल सकता है और बोलेगा कैलकुलेट डेल्टा एस। तो जैसा प्रोसेस होगा वैसा डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाइए। मेन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, हर प्रोसेस का अलग फॉर्मूला याद हो। हमारे एग्जाम में पीवाईक्यू में आपको सवाल मिलेंगे, उससे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा है। उसने पूछा है डेल्टा एस इन दिस प्रोसेस, फॉर्मूला याद है, टिक करके चले आइए। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसा कई बार हुआ है जब फॉर्मूले पूछे हैं। 2023 आपके पास सामने साक्षात प्रमाण था जब उसने डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू डेल्टा जेड का फॉर्मूला पूछा था। तो फॉर्मूले याद रखने हैं, कंक्लूजन ये है। फिलहाल एक प्रोसेस कोई बच रही है क्या? आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये साइक्लिक। रुको जरा, एस कैपिटल एस स्टेट फंक्शन है कि पार्ट फंक्शन? स्टेट फंक्शन मतलब ऐसे 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 पैरामीटर, ऐसे 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 पैरामीटर जिन्हें रास्तों से मतलब नहीं, मंजिलों से। और अगर मंजिल सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम है। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक है मतलब इनिशियल फाइनल सेम है। तो बताओ डेल्टा एस कितना होगा? 0। एक मिनट, एंट्रोपी 0 है कि चेंज इन एंट्रोपी? इस सवाल को ध्यान से पढ़ना। उसने कब एंट्रोपी बोला है, कब चेंज इन एंट्रोपी बोला है। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट एक आखिरी लिख लें। इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस साइक्लिक है, हालांकि हमने डिटेल में साइक्लिक नहीं पढ़ा, फिजिक्स के भरोसे छोड़ रखा है। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एस बराबर 0। चलो, दुनिया में जितने भी प्रोसेस है हमने सबका डेल्टा एस निकाला। अब हम डेल्टा एस निकालते हैं फेज ट्रांजिशन में। फेज ट्रांजिशन जितने भी होते हैं वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे होते हैं कि वेरिएबल, इसीलिए हम उसका भी डेल्टा एस निकाल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन, डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन। दुनिया में जितने भी फेज ट्रांजिशन है उनका हम डेल्टा एस कैसे निकालें? अगर कभी सवाल हमसे कहेगा वेपराइजेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, डेल्टा एस कैसे निकाले, बोर्ड पे आना। सबसे पहले मुझे बताओ, जो फेज ट्रांजिशन है क्या वो कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है? पूरी क्लास, क्या उनकी कंडीशन ये है? मेल्टिंग कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट। एग्री और नॉट? एक बात। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला बता दोगे? क्या है फॉर्मूला? बोलो। क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्या मुझे इसकी यूनिट बता दोगे? जूल पर। अरे हाँ या ना? थोड़ा इसको फील करते हैं। अगर आपके सामने मैंने कहा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की यूनिट आप लिख रहे हो जूल पर केल्विन, हाँ या ना? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एस निकालते हैं, वहां पे एक नया कंसेप्ट आता है, उसे बोलते हैं मोलर डेल्टा एस। क्या बोलते हैं? समझते हैं। आज आपके सामने डेल्टा एस आया, वो आया जूल पर, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड। अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने लिखा, प्यारे बच्चों, यहां पे मेल्टिंग। क्या लिखा? क्या हर बच्चा मुझे मेल्टिंग की रिएक्शन बता देगा? 3 रिएक्शन लिख रहा हूं जैसा इक्विलिब्रियम में लिखा था। यहां लिखा मेल्टिंग, यहां लिखा वेपराइजेशन, यहां लिखा सब्लिमेशन। चलेगा? जल्दी से एक हाइपोथेटिकल लिक्विड ए की रिएक्शन हर बच्चे बता सकते हैं? मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड, के लिक्विड सॉलिड। तो मैंने आपके सामने लिखा ए सॉलिड से बना, वेपराइजेशन बोलो, ए लिक्विड से बना, हाँ या ना? सब्लिमेशन बोलो, ए सॉलिड से बना, आधे गैस से कुछ बना रहे थे बेटा, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड से गैस, है ना? आइए जरा, एक मिनट, इसका कितना मोल? 1 मोल। कितना मोल? कितना मोल? कितना मोल? कितना मोल? कितना मोल? यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है, उसे बोलते हैं मोलर एंट्रोपी चेंज। क्या बोलते हैं? जो कि पर मोल निकाला, पर मोल निकाला। समझाता हूं, मुझे बताओ, ये कांस्टेंट टेंपरेचर पे है और कांस्टेंट प्रेशर पे है? ये भी कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसका डेल्टा एस निकालना, डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला क्या था? क्यूपी बाई, अगर इसका डेल्टा एस लिखे कैसे लिखो? क्यू बाई टी, हाँ या ना? प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्या मैं यहां पे क्यूपी लिख सकता हूं? बोलो, क्या क्यूपी बराबर ही डेल्टा एच है? इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, डेल्टा एच एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? डेल्टा यू नहीं याद है? डेल्टा यू, डेल्टा एच एक्सटेंसिव। मात्रा पे डिपेंड करता नहीं करता? मात्रा पे डिपेंड। 1 मोल का डेल्टा एच है 5, तो 2 मोल का, 3 मोल का, पक्का ना? इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 10। सुनो, इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, तो वो 10 तब है जब इसका 1 मोल है। अगर इसका 2 मोल होगा तो, 3 मोल होगा तो,
यानी मोल बदलोगे तो डेल्टा एच बदले, डेल्टा एच बदलेगा तो डेल्टा एच बदले, एग्री और नॉट? अगर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, अगर एक मोल है और हमसे डेल्टा एस पूछा है तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्यू बाई टी है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, जो क्यूपी है वही डेल्टा एच है। बोलो हाँ या ना? अगर डेल्टा एच है पर मोल, अगर डेल्टा एच है तो डेल्टा एस भी होगा। इज दिस क्लियर? यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं मोलर एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? पूरी क्लास मोलर डेल्टा एस क्या एक मोल के डिफाइन है? एंट्रोपी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? मात्रा होगी ज्यादा तो रैंडमनेस होगा, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? लेकिन अगर मोलर डेल्टा एस बोले तो क्या वो एक मोल के डिफाइन है? और अगर पर मोल हो गया तो बताओ एक्सटेंसिव इंटेंसिव? इंटेंसिव। अगला सवाल हमारे एग्जाम का, डेल्टा एस कैसा है? एक्सटेंसिव। मोलर डेल्टा एस कैसा है? इंटेंसिव। मोलर कब हुआ? जब ये कितना हुआ? एक मोल का। इज दिस क्लियर? रुको जरा, क्या मुझे इसका डेल्टा एस का फॉर्मूला बता दोगे? मेन फॉर्मूला क्यू बाई, बोलो ना बच्चों, क्यू बाई, क्या क्यू का मतलब डेल्टा एच होगा? यहां भी कह दो डेल्टा एच बाई टी, यहां भी कह दो डेल्टा एच बाई टी। हां, बस फर्क है डेल्टा एच पर मोल में होना। याद रहेगा? कॉपी में लिखना जल्दी से। तो किसी भी फेज ट्रांजिशन में हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बस याद रखना है वहां पे डेल्टा एच को मैं नीचे लिखवा दूंगा स्टार बना के, पहले से लिख लो जो लिखा है। हाँ, इसी में दो सवाल बने हैं और दोनों अक्सर बच्चे निगेटिव करते हैं। एक, एंट्रोपी अलग है, मोलर एंट्रोपी अलग है। एक्सटेंसिव है एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव है। नीचे पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय स्टार बना के, बादल बना के, ये वो पॉइंट है जो पेपर जाने के पहले एक बार देखना आपको। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डेल्टा एच को पर मोल में ही लिखें। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डेल्टा एच को पर मोल में ही लिखें। कभी सवाल आपको पर ग्राम देगा तो कभी 2 मोल के देगा, उसे पर मोल में कन्वर्ट करना फिर यहां लिखना। एक नेगेटिव मार्किंग यहां होती है, ठीक है? डेल्टा एच को पर मोल में ही लिखें, चलेगा? अभी सवाल दूंगा कुछ देर में, निश्चिंत रहो। अभी मैं सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूं, याद रख पाओगे? पॉइंट नंबर 2, डेल्टा एस एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? और मोलर डेल्टा एस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंट्रोपी, ऐसे हिंदी में लिखना, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है। बादल बना के, स्टार बना के बढ़िया से लिखिएगा, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है। लेकिन मोलर एंट्रोपी, लेकिन मोलर एंट्रोपी या मोलर एंट्रोपी चेंज, लेकिन मोलर एंट्रोपी या मोलर एंट्रोपी चेंज, बोलो बच्चों, इंटेंसिव है। मोलर एंट्रोपी चेंज इंटेंसिव है। ये वही वाली बात है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद आया? हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड, मोलर में पर मोल, स्पेसिफिक में पर ग्राम। और अपना एक्सटेंसिव इंटेंसिव का रूल था, रूल नंबर 1, किसी भी सिस्टम को डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड करने से, मुझे बोलने दें, अगर डिवाइड करने से वो भी आधा हो जाए तो समझ जाना वो एक्सटेंसिव। अगर डिवाइड नहीं कर पाओ तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नहीं देख पाओ तो यूनिट देखो। अगर किसी के यूनिट में पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, मैंने नहीं कहा पर यूनिट आता है, क्या बोला? पर यूनिट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, आंख बंद करके उसे इंटेंसिव ही कहना है। तो मोलर एंट्रोपी क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर एंट्रोपी क्या होगा? जूल पर केल्विन, तो पर मोल यानी पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव, इंटेंसिव। याद रहेगा। आगे बढ़े क्या? सारे प्रोसेस हो गए, फेज ट्रांजिशन भी लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस इन केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस इन केमिकल रिएक्शन। अब कोई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम डेल्टा एस कैसे निकालें? उसके पहले कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस इन केमिकल रिएक्शन। सब लोग बोर्ड पे आओ। डेल्टा एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। डेल्टा एस एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव। अभी बताया डेल्टा एस कैसा है, यानी कि अलजेब्रा के नियम, यानी कि एक रिएक्शन है ए से बना बी, ए से बना, इसका डेल्टा एस है मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन एक्स जूल पर केल्विन मान लो। तो अगर मैं रिएक्शन लिख दूं बी से बना ए, इसका डेल्टा एस क्या उल्टा हो जाएगा? रिएक्शन होगा उल्टा, तो डेल्टा एस भी अलजेब्रा का नियम चलेगा। नहीं समझे? तो अगर इसका डेल्टा एस है एक्स, तो इसका डेल्टा एस होगा माइनस एक्स जूल पर, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी है ये, रिएक्शन होगा उल्टा तो एक्स भी होगा। आओ समझते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन लिखा ए से बना और एक रिएक्शन लिखा 2a से बना 2b। पहली रिएक्शन का डेल्टा एस एक्स, तो मुझे बताओ दूसरी रिएक्शन डेल्टा एस कितना होगा? कितना होगा? इज दिस क्लियर? आज हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का निकालने वाले हैं डेल्टा एस, तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिएक्शन उल्टा तो डेल्टा एस भी, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एस भी मल्टीप्लाई हो, रिएक्शन को डिवाइड करोगे डेल्टा एस भी डिवाइड हो, रिएक्शन को जोड़ोगे डेल्टा एस भी जुड़, रिएक्शन को घटाओगे डेल्टा एस भी घट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है? एक मिनट, रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा, वहां उल्टा हो रहा है, यहां प्लस माइनस हो रहा है ना सर, उल्टा ही तो हो रहा है। अच्छा, याद है कि नहीं याद है? देखो जल्दी से। अब एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा जल्दी आप लिख लेते अगर ना, मतलब मैं वो आइडियल स्पीड सोचता हूं कि मैं लिखता रहूं आप भी साथ में लिखते रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? सर शुरू में तो नहीं कहते थे आप ऐसा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नहीं लिख पाए? लिखो लिखो। आइए इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सब के सामने केमिकल रिएक्शन है और रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH3। सब लोग बोर्ड पे आना। आगे क्या? इस रिएक्शन में कुल कितनी स्पीसीज है? कितनी है? मत गिनो बेटा। एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन, एक है अमोनिया। रुकना जरा, नाइट्रोजन के कितने मोल? हाइड्रोजन के, अमोनिया के? एक सवाल पूछता हूं, क्या नाइट्रोजन की अपनी एंट्रोपी होगी? वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट एंट्रोपी, नेवर। हम क्या एब्सोल्यूट एंट्रोपी कभी नहीं मेजर कर सकते? नहीं। हम सबकी मेजर नहीं कर सकते, कुछ सब्सटेंसेस की मेजर कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, अगर मैं कहता हूं इसकी मोलर एंट्रोपी है 10, मोलर एंट्रोपी है यानी एक मोल की एंट्रोपी है 10, और इसकी मोलर है 20, तो कितने रिएक्शन में है? 3। तो इसकी मोलर एंट्रोपी अगर 20 है तो 3 मोल की हो जाएगी 60। यहां तक क्लियर? हम इस रिएक्शन का निकालने वाले हैं डेल्टा एस। क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस का मतलब क्या? चेंज इन, चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस, ये है इनिशियल और ये है रिएक्टेंट है, इनिशियल प्रोडक्ट है। तो अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना चाहते हैं तो आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, मैं डेल्टा एस लिखूंगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल में प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? इनिशियल में प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? रिएक्टेंट एक है कि एक से ज्यादा? तो सबकी एंट्रोपी जोड़नी पड़ेगी। एंट्रोपी जोड़ूंगा, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करूं कि ना करूं? करेंगे, क्योंकि आज हमें एंट्रोपी देगा वो मोलर। कैसे देगा? मोलर मतलब एक मोल का। अगर रिएक्शन में 3 मोल है तो 3 मोल से मल्टीप्लाई करना। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में जैसा लिख रहा हूं वैसा लिख ले साथ में। तो अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन है और हमसे पूछा है चेंज इन एंट्रोपी फॉर द केमिकल रिएक्शन, तो समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इन सभी में हमें स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। आपके सामने फिर वही रिएक्शन है और उसने हमें दे रखा है एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन
एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन x1 जूल पर केल्विन पर मोल, एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन x2 जूल पर केल्विन पर मोल, एंट्रोपी ऑफ अमोनिया x3 जूल पर केल्विन पर मोल। उस रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी सब्सटेंसेस की एंट्रोपी दे रखी है और उसने हमसे पूछा है डेल्टा एस रिएक्शन। सभी बच्चों से बन जाएगा? जल्दी से मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एस बता दे। एक मिनट। प्रोसेस है कि केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले पहचानना, प्रोसेस की बात चल रही केमिकल रिएक्शन की। प्रोसेस है तो फॉर्मूला आपके सामने है, केमिकल रिएक्शन है उसमें भी फेज ट्रांजिशन है तो डेल्टा एच बाई टी। लेकिन अगर सबकी एंट्रोपी दे दे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन हर बच्चा कर लेगा। अमोनिया के कितने मोल हैं? इसने मुझे क्या दे रखा है? पर मोल। तो एक मोल का x3 है तो 2 मोल का 2x3। आसान है बच्चों। माइनस रिएक्टेंट में आइए जरा, नाइट्रोजन का कितना दिया है? x1 कितने मोल है? और हमें दिया भी है तो मैं सिंपली यहां पे x1 लिख दूं, बोलो चलेगा? हाइड्रोजन के कितने मोल है? लेकिन उसने कितना दिया है? 1 मोल का x2 तो क्या लिखूंगा? 3x2। अभी जब सवाल कराऊंगा तो वहां वैल्यूज गिवन होगी, कंसेप्ट सिखा रहा हूं हमें करना क्या है। लिख लो जरा। डेल्टा एस सभी प्रोसेस के हो गए, केमिकल रिएक्शन का भी, फेज ट्रांजिशन का भी। आपसे फॉर्मूला पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे पूरी क्लास। डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला लिखते रहे बोलते रहे, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जनरल फॉर्मूला एनसीवी, कॉपी देख लो, LnT2 बाई प्लस NrLnV2 बाई V1। आइसोथर्मल किसे उड़ाया? टेम्परेचर। आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या जीरो है? पक्का? एंट्रोपी जीरो। अभी बहुत गहरी बातें बची है, उसके पहले क्या फेज ट्रांजिशन क्लियर है? फेज ट्रांजिशन में दिमाग में क्या रखेंगे? डेल्टा एच किस में होना चाहिए? मोल में। यस और नो? अभी हमने किसका डेल्टा एस निकाला? केमिकल रिएक्शन का। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा एस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आओ हम डेल्टा एस निकालते हैं किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सब लोग बोर्ड पे आ जाना, कॉपी में मत लिखना। मैं आपके सामने 2 प्रोसेस ले रहा हूं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और दूसरी इरिवर्सिबल। इन दोनों प्रोसेस में प्यारे बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस। आ जाओ जरा, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सिस्टम है। सब लोग बोर्ड पे आइए। ये जो आपके सामने बनाया ये क्या है? बगल में कौन है? कौन है? अब सराउंडिंग और सिस्टम में क्या एनर्जी का एक्सचेंज होगा? आज मुझे एनर्जी का एक्सचेंज कैसे कराना और यहां पे कैसे कराना? लेट्स इमेजिन, अभी कॉपी मत लिखना प्लीज। यहां पर भी हमारे सामने सिस्टम है और बाहर कौन है बच्चों? सराउंडिंग। आज यहां पे प्रोसेस कैसे कराना? कैसे कराना? इरिवर्सिबल प्रोसेस कराना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हमें हीट का फ्लो कराना है, हाँ या ना? आज हम क्या मेजर करने चले हैं? डेल्टा एस हमें चाहिए क्या? क्यू। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या? क्यू बाई टी ना। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? चाहे प्रोसेस हो रिवर्सिबल चाहे प्रोसेस हो, क्या बेसिकली हमें क्यू ही मेजर करना है? अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, चाहे प्रोसेस हो रिवर्सिबल चाहे प्रोसेस हो, क्यू हमेशा रिवर्सिबल वाला लिखोगे कि इरिवर्सिबल वाला? ऐसा क्यों है? फील है? क्योंकि अगर सराउंडिंग से हीट चला, सराउंडिंग से हीट इरिवर्सिबल तरीके से, तो जितना चला उतना पहुंचने वाला। तो थर्मो ने कहा जो सिस्टम को मिल रहा है हमेशा यही सोचो सराउंडिंग से वही चला है, और ऐसा तभी संभव है जब वो रिवर्सिबल तरीके से चला है। ये बहुत गहरी बात है। क्या फील आ रही है आपको? ऐसा सोचो भैया, मान लो 50 चला और 30 पहुंचा तो लॉस कितने का हुआ? वो 20 कहां रह गया? तो थर्मो कह रहा है ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि 30 चला रिवर्सिबल तरीके से? क्यों फालतू में लॉस का पैरामीटर बना के उसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? ऐसा कहो ना, चला ही था 30 रिवर्सिबल तरीके से। एग्री? अब प्रोसेस कैसा है बच्चों? रिवर्सिबल। तो आज यहां का अच्छा, हीट जो होती है वो है क्या? पाथ फंक्शन तो है। हीट एनर्जी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी? हीट गर्मी है, गर्मी का एहसास, वो बहती हुई एनर्जी वही है हीट। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो फ्लो होती है वही है हीट। आज मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस करना पड़ेगा प्रोसेस रिवर्सिबल कराना कि रिवर्सिबल? तो क्या बहुत छोटे छोटे स्टेप में कराना पड़ेगा? टेम्परेचर का डिफरेंस अच्छा खासा हो कि हल्का सा अंतर? इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर T प्लस, विच इज रफली इक्वल टू, समझ पा रहे हो क्या?
सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी है कि टी प्लस डी टी? आपको फील करना पड़ेगा तो ही मजा आएगा जो मैं सिखा रहा हूं, अदरवाइज एक फैक्ट बन के रह जाएगा। हमें प्रोसेस कैसे कराना है, तो रिवर्सिबल कराने के छोटे छोटे स्टेप पे कराना पड़ेगा। तो एनर्जी का जो फ्लो होना है वो रिवर्सिबल तरीके से होना है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस अच्छा खासा हो कि थोड़ा सा। इसका टेम्परेचर कितना है, इसे टी प्लस डी टी कह दूं चलेगा। अब लेट्स इमेजिन यहां से हीट फ्लो हो के आई, मान लो कौन फ्लो हो के आई, कितनी आई, हम केवल वो काउंट करें जो रिवर्सिबल वाली है। अच्छा आज प्रोसेस कैसा है, तो रिवर्सिबल वाला ही काउंट करना। ये है सिस्टम, ये है सिस्टम को हीट मिली कि सिस्टम से हीट गई, हीट मिली तो प्लस की माइनस, क्या मैं डेल्टा सिस्टम लिख पाऊंगा, क्या प्लस क्यू बाई टी लिख पाऊंगा? सराउंडिंग से हीट चली कि सराउंडिंग को हीट मिली, सराउंडिंग से हीट, तो सराउंडिंग से हीट गई तो उसकी रैंडमनेस घटी कि बढ़ी? हीट इज हैविंग द रैंडमाइजिंग इफेक्ट, हीट है तभी तो रैंडमनेस है, तो हीट गई तो रैंडमनेस घट गई। एग्री? क्या मैं यहां से डेल्टा सराउंडिंग निकाल पाऊंगा? बोलो डेल्टा सराउंडिंग कितना आया, हीट गया कि आया, प्लस की माइनस, माइनस क्यू बाई टू कह दे चलो गया। ये दोनों टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग? कितना अंतर है, हल्का सा, कितना अंतर है? जितना छोटा अंतर होगा उतना रिवर्सिबिलिटी के करीब होगा, अंतर होगा ज्यादा तो वो रिवर्सिबल होने वाला। एक बच्चे ने रेत का एक कण हटाया, एक बच्चे ने रेत के एक कण का 1000वां हिस्सा हटाया, विच इज मोर क्लोज टू आइडियलिटी। समझ पा रहे क्या? ये टेम्परेचर का डिफरेंस कितना छोटा है, कितना छोटा है, इतना 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 छोटा कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो क्या प्यारे बच्चों आज हम डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग निकाल पा रहे हैं? क्या मुझे डेल्टा एस टोटल बता दोगे? डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होगा? जरा दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, या क्यू बाई टी या माइनस क्यू बाई, दोनों सेम है कि लगभग सेम? और दोनों जितने करीब होंगे उतना परफेक्टली रिवर्सिबल होगा। एग्री? क्या जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आपको लगभग जीरो मिलेगा? अभी मैं परफेक्ट रिवर्सिबल मान रहा हूं, इसे जीरो कह दूं, बोलो चलेगा? क्या कुछ आपके मन में आया? अभी नहीं आएगा, अब आएगा, रुको। आज डेल्टा एस टोटल कितना आया है? टोटल कौन है, सिस्टम की सराउंडिंग? सिस्टम प्लस सराउंडिंग कौन होता है? यानी आपने किसकी एंट्रोपी निकाली है, यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स में चेंज कितना हुआ? अगर प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल में थमा थमा सा है कि सब कुछ हो रहा है? रिवर्सिबल स्टैटिक है कि क्वासी स्टैटिक है? रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इनिशियल फाइनल में है, हर स्टेप में है। यही तो रिवर्सिबल की खासियत है, बोलो हाँ या ना? अब हमने यही प्रोसेस कराया इरिवर्सिबल। कैसे कराया? अब इसका टेम्परेचर ले लो, T1 ले लो, इसका टेम्परेचर ले लो, दोनों में डिफरेंस मानू कि ना मानू? डिफरेंस मानना, तभी तो रिवर्सिबल। टेम्परेचर में डिफरेंस ना के बराबर तो हीट का फ्लो होगा बहुत थोड़ा थोड़ा, वही तो रिवर्सिबल होगा। मैं रिवर्सिबल करा रहा हूं कि इरिवर्सिबल, तो टेम्परेचर में डिफरेंस मानू कि ना मानू? इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, बोलो ना यार, इसका टेम्परेचर T1, रहने दो, मत बोलो बेटा। इसका टेम्परेचर T2, मत बोलो, आंखें बंद कर सकते हो। मुझे बताओ T2 बड़ा है कि T1? फीस जमा कर दी थी तो साल भी खत्म है। T2 बड़ा है T1, मान लो, कौन बड़ा है? मतलब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कि अंदर का? पक्का? गरम चाय की प्याली ठंडी होती है कि ठंडी चाय की प्याली गरम होती है अपने आप? गरम चाय की प्याली ठंडी होती है अपने आप, ठंडी चाय की प्याली गरम होने वाली अपने आप। एग्री? गरम ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर? बाहर ज्यादा है कि कम है? और अंदर का टेम्परेचर? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब लोगों को नहीं पता था हीट का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है। उस जमाने में लोगों को हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन पता? उस समय सोचो उन्हें नहीं पता हीट यहां से यहां जाएगी कि यहां से। हेलो? उन्होंने माना कि हीट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो हीट रिवर्सिबल तरीके से होगी, क्यों इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? क्या मैं डेल्टा एस कैलकुलेट कर रहा हूं? चाहे प्रोसेस हो रिवर्सिबल चाहे प्रोसेस हो इरिवर्सिबल, हीट हमेशा रिवर्सिबल वाला ही माना। भले प्रोसेस इरिवर्सिबल है लेकिन मैं तो लिखूंगा केवल क्यू रिवर्सिबल। एग्री और नॉट? यहां तक दिमाग में आया कि नहीं आया? मैंने जो हीट का फ्लो होने का डायरेक्शन माना ये सच है कि बस मैंने माना? बस मैंने, अभी हमें हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन पता
आओ जरा, क्या आप यहां से डेल्टा एस सिस्टम निकाल पाओगे? बोलो डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम को हीट मिली कि गई? बोलो बेटा, क्या मिली? हीट। किसे मिली? सिस्टम को। आइए जरा, कॉपी तो लिख रहे हो ना? नहीं लिख रहे। बाहर बैठते ना, यहां क्यों आए? आइए जरा, क्यू बाई टी। आपका ध्यान चाहिए, क्या जो डेल्टा सिस्टम होगा वो क्यू बाई टी होगा? क्यू रिवर्सिबल बाई टी कि क्यू इरिवर्सिबल बाई टी? परफेक्ट। क्या हम डेल्टा सराउंडिंग लिख सकते हैं? डेल्टा सराउंडिंग कैसे लिखोगे? माइनस क्यू बाई टी। दोनों का टेम्परेचर सेम है, अलग अलग? एक है T1, एक है, क्या डेल्टा एस टोटल निकाल लोगे? तो डेल्टा एस टोटल का वही यूनिवर्स है। डेल्टा एस टोटल यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस। पक्का बच्चों? यहां लिखा मैंने डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग। अच्छा, केवल डेल्टा एस लिख दूं, क्या मानोगे? केवल डेल्टा एस क्या मानेंगे? सिस्टम। सराउंडिंग लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला तो सिस्टम ही माना। अब आपके सामने मैं डेल्टा एस कैलकुलेट कर रहा हूं। डेल्टा एस सिस्टम क्या लिखा? क्यू बाई T1 माइनस क्यू बाई T1 बड़ा कि T2? ये है बड़ा तो ये होगा, ये होगा बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा? कुछ मन में लड्डू फूटा? अभी फूटेगा, रुको रुको रुको। ये जो आपके सामने है, यही 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 थर्मो का सेकंड लॉ है। क्या है? सुनिएगा, लिसन केयरफुली प्लीज। आज टेम्परेचर कहां ज्यादा है, कहां कम है? लोगों ने आभास किया, लोगों ने एनालाइज किया, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो हीट है वो हाई से लो में फ्लो हो रही है। हीट हाई से लो में फ्लो हो, हीट हाई से लो में फ्लो हो। गर्म चाय की प्याली ठंडी होती है कि ठंडे चाय की प्याली गर्म होती है? यानी गर्म से ठंडा हो रहा है। उन्होंने कहा देखो देखो देखो, हीट हाई से लो में फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है अपने आप, अगर ऐसा अपने, अगर ये है तो फिर ये है। ये किसकी एंट्रोपी है? सिस्टम की, सराउंडिंग की, यूनिवर्स की? क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही? उन्होंने कहा अगर होगा ये तो होगा, तो ये भी तो सोच सकते हैं जब जब है ये तब तब है ये, जब जब है तब तब है। मतलब जब जब डेल्टा एस टोटल होगा पॉजिटिव तब तब अपने आप होगा। अरे बोलो ना यार। मन में सवाल क्या था? आखिर कुछ अपने आप क्यों? उन्होंने कहा कुछ अपने आप इसलिए होता है क्योंकि ये होता है, ये होता है, तभी अपने आप होता है। यही तो सवाल लेके चल रहे थे। ये समझे कि नहीं समझे? आखिर क्यों हमें नींद अपने आप आती है? क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है? आखिर हमें नींद अपने आप क्यों आती है? थर्मो कहता है अगर दुनिया में कुछ अपने आप होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। सोचो ना, अगर आपने डायरेक्शन उल्टा माना होता, अगर आपने डायरेक्शन, तो डेल्टा सिस्टम होता माइनस क्यू बाई T1, डेल्टा सराउंडिंग होता, तब क्या ये पूरा निगेटिव आता? हमारे मन में एक सवाल था, आखिर कुछ अपने आप, और आज हमें जवाब मिला। जवाब कहां मिला? डेल्टा एस सिस्टम में, डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा टोटल में। डेल्टा एस टोटल में डेल्टा एस टोटल होगा पॉजिटिव तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल होगा नेगेटिव तो प्रोसेस होगा। हेलो, जरा सुनना। आज अगर कोई सिस्टम अपने आप हो रहा है, कोई प्रोसेस अपने आप, तो अगर अपने आप हुआ तो क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। पूरी क्लास का फील चाहिए। अपने आप तो कैसा हुआ? अपने आप लोकल भाषा है, देसी भाषा है, उसी का टेक्निकल नाम क्या है? स्पॉन्टेनियस। हेलो, अगर कोई प्रोसेस अपने आप होता है या अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ सिस्टम की कि सराउंडिंग की कि यूनिवर्स की? यूनिवर्स की। सिस्टम से मतलब, सराउंडिंग से मतलब, किससे मतलब है? क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है? हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? बोलो ना। आसपास जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस है। मतलब उनके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते, और जब एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, सब कुछ थमसा जाएगा। डेल्टा एस टोटल बराबर, नहीं समझे? एक दिन एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते सब कुछ थमसा। हम कहते हैं ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने सुना भी होगा फिजिक्स में, दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, हां या ना? तो जब एंट्रोपी बढ़ रही है, ऐसा नहीं बढ़ते बढ़ते वो अखंड हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते उसकी कहीं सीमा है, हां या ना? उसकी एक लिमिट है, और लिमिट कहां जाके खत्म हो रही? उसने कहा वो जिस दिन
वो जिस दिन एंट्रोपी मैक्सिमम होगी उस दिन सब कुछ थम सा जाएगा। और बेटा बेटा उसे बंद करो ना। और जिस दिन सब कुछ थम सा जाएगा, जिस दिन सब कुछ उस दिन डेल्टा एस टोटल बराबर। थर्मो कहता है ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में सब कुछ थम सा जाएगा। थर्मो कहता है चीजें खत्म होने वाली, एक दिन सब कुछ थमने वाला है, और जिस दिन सब कुछ थम सा जाएगा वही वो पॉइंट होगा जिस दिन डेल्टा एस टोटल बराबर 0। एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसने कहा बढ़ते 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 कहां होगा? मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम होगा तो डेल्टा एस में कोई चेंज आने वाला। याद करो हमने चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम, हमने पूछा इससे, याद है? जब हमने थर्मो से पूछा तो थर्मो ने कहा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल बराबर 0। एंट्रोपी तो मैक्सिमम था, गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम था। तभी मैंने आपको एंट्रोपी का फील कराया कि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, और जिस दिन चेंज होना बंद होगा वही क्या होगा? रिवर्सिबल, वही होगा इक्विलिब्रियम। अरे रिवर्सिबल ही तो इक्विलिब्रियम है यार। रिवर्सिबल ही तो स्टैटिक है कि क्वासी स्टैटिक? कॉपी में लिखना जैसे बोलूं वैसे। पहले इसको लिखो। ये लिख लिया था क्या? मत लिखो, रहने दो, इसे लिखो, जल्दी लिखिए। अब दिक्कत यह है कि सवाल इतने से नहीं आता, सवाल इससे भी परे जाके आता है। ये सब अच्छे संकेत है ना? पेपर के पहले ऐसा व्यवहार, ये सब बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। हर चीज आप उल्टा ही सोचते हैं, भले तारीफ करे तब भी आपको झूठ लगता है। हाँ, मतलब लोग कहते हैं जैसे जैसे पेपर आता है करीब उससे सीरियस हो जाते हैं बच्चे, है ना? बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं अपनी हक तो अपने शब्दों में। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। जल्दी लिख ले। मतलब मास्टर प्रो 2 तो सबसे फेवरेट बैच में एक है, मतलब सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आप ऐसी हरकतें करते हैं, है? हो गया बेटा? ये दूसरा है, वो वाला नहीं, दूसरा है। देखो थोड़ा थोड़ा पीला पीला लिखा है, छापा मार खेलिएगा जल्दी से। आदो को वही लग रहा होगा, है? वही तो अभी लिखा तो था, अलग है थोड़ा सा। तो मन में सवाल लिए हम घर से चल तो दिए, आखिर कुछ क्यों होता है? दुनिया घूमी जहां ढूंढा और हमें पता चला अगर कुछ होता है तो इसलिए होता है क्योंकि वो होना चाहता है। अगर कुछ होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि होना, चाहे कह दो ऐसे चाहे कह दो ऐसे, कि अगर कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। ये बिखराव का नियम है ब्रह्मांड का। चीजें बिखरना चाहती हैं, इसीलिए वो अपने आप होना चाहती है। अपने आप होके क्या वो बिखरती है? थर्मो कहता है जो अपने आप होगा वो तो बिखरेगा ही बिखरेगा। आइए इन बातों को कॉपी में लिखते हैं, जल्दी से लिख लो। ऐसे शब्द मत बोला करो, समझ में नहीं आते। ये अंदाज शायराना नहीं है, ये थर्मो का अंदाज है। थर्मो बातें ही ऐसे करता है, थर्मो है ही ऐसा। थर्मो एहसास है, तो एहसास को तो आपको शब्दों से ही फील करना पड़ेगा। आइए जरा प्यारे बच्चों चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां पे एक बड़ा प्यारा रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या है पहले वो बताता हूं, फिर से कंसेप्ट में आ रहा हूं, ठीक? जो बोल रहा था उसे कॉपी में लिखा रहा हूं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट जल्दी से, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव। बताइए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अब वही है कि अगर आप मनोविज्ञानिक पढ़ेंगे तो उसको तो उसी अंदाज में पढ़ना पड़ेगा। अब आप पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट सी चीज, तो एब्स्ट्रैक्ट ही तो सोचना पड़ेगा। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस टोटल
अगर निगेटिव हुआ तो बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? और अगर कभी डेल्टा एस टोटल हुआ 0, यही है रिवर्सिबल और यही है इक्विलिब्रियम, हाँ या ना? तो हम इसे ही कहेंगे रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम। तो हमारे सामने इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0। कहानी यहां पे नहीं खत्म होती, एक बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग सा केस आता है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं हर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, हर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, जब वो अपने आप होता है तो डेल्टा एस टोटल कैसा होगा? पॉजिटिव। एग्री? अब बच्चा जो बहुत ध्यान से चीजों को समझ रहा, वो क्या सोचता है कि सर अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़, फील करना मजा आएगा और तब कहीं जाके गिफ्ट समझ में आएगा। बच्चा कहता है कि सर अगर कुछ अपने आप होता है, अगर कुछ तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। आपने मैथमेटिकली साबित तो कर दिया, लेकिन सर आज भी हमें इसका एहसास नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों होता है। उसने मुझसे कुछ ऐसे पूछा, सर हमें नींद अपने आप आती है, हमें नींद अपने आप आती है, तो आप कहते हो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर हमें नींद अपने आप आती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है। हेलो, नींद हमें अपने आप आती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, ये आप कहना चाहते हो। अब ये बताओ ऐसा क्यों होता है, क्यों यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही? सो हम रहे डिस्टर्ब यूनिवर्स हो रहा, हाँ या ना? सो हम रहे डिस्टर्ब यूनिवर्स हो रहा। मेरी बात समझ पा रहे क्या? सर ऐसा क्यों होता है उसे समझते हैं, उसके पहले आज हमारे सामने क्राइटेरिया 3 है, यहां तक क्लियर है? याद रखना, स्पॉन्टेनिटी सिस्टम को देख के मत बताना, कैसे बताओगे टोटल से। एक छोटा सवाल फिर आपको फ्री करता हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बहुत ध्यान समझना, आया हुआ सवाल है, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय। अगर कभी क्यू होगा 0, क्यू होगा, क्यू होगा, तो डेल्टा एस कितना होगा? तो सवाल क्या था, अगर क्यू 0 है तो क्या डेल्टा एस हमेशा 0 है? अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? कुछ देर पहले लिखा था, राइट? बहुत पीछे स्लाइड नहीं जा रहा हूं, है ना? अभी कुछ देर पहले लिखा था अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, कैसी है? तो डेल्टा एस बराबर 0, यानी कि उस समय आइसोएंट्रोपी कहा था, हाँ या ना? जो सवाल आया वो कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों, क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस हमेशा 0 होगा? मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आ रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, फिर फ्री कर रहा हूं। इसे लिख लिया? एक आखिरी पॉइंट, आ जाओ ना बोर्ड पे बच्चों, आगे क्या? मैंने आपके सामने लेट्स इमेजिन यहां पे एक सिस्टम बनाया, और जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है। कैसा है? एक मिनट, क्या हर बच्चा आइसोलेटेड वर्ड समझता है? आइसोलेटेड सबसे अलग, न दुनिया को कुछ देना न दुनिया से कुछ, उसे कहते हैं आइसोलेटेड, हाँ या ना? और एक होता है इंसुलेटेड, क्या होता है? उसने कौन सा रास्ता बंद किया? हीट का, लेकिन वर्क का रास्ता अभी भी खुला है। मैंने आपके सामने एक सिस्टम बनाया, इसकी जो बाउंड्री है, रुको, वो है इंसुलेटेड एंड रिजिड। कैसी है? कितने बच्चों को फील आ गया इस वर्ड का? क्या ये इंसुलेटेड रिजिड दोनों है? तो सिस्टम बताओ कैसा है, एडियाबैटिक या आइसोलेटेड? आइसोलेटेड। अपना जो थर्मस फ्लास्क है क्या वो आइसोलेटेड है? अपना जो यूनिवर्स है क्या वो आइसोलेटेड है? इस थर्मस फ्लास्क से पूरी यूनिवर्स को समझ सकते हैं, बोलो हाँ या ना? मजा आएगा, जरा सुनिएगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये हमारा यूनिवर्स है, इमेजिन करते यही हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, यस और नो? ये जो मैंने ऊपर व्हाइट कलर से बनाया ये इंसुलेटेड बाउंड्री है, मान लो, मान लो। अब इमेजिन करते प्यारे बच्चों, आपसे पूछता हूं, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही कि घट रही? यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मो है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार। सवाल ये नहीं, सवाल ये सर यूनिवर्स ने हीट लिया कहां से? अगर आप कहते हो एंट्रोपी बढ़ती है तो वो इसलिए बढ़ती है बिकॉज ऑफ हीट, हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट। तो यूनिवर्स जो आइसोलेटेड है उसने हीट लिया कहां से? और अगर उसका कोई सराउंडिंग है तो फिर ये क्यों कहते हो कि यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग नहीं है? कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा। शुरू में यही तो पढ़ाया, लेक्चर नंबर 1, हर सिस्टम का सराउंडिंग हो कोई जरूरी? यूनिवर्स अपने आप में कैसा सिस्टम से कोई सराउंडिंग? तो सवाल यह है, ये जो यूनिवर्स है अगर इसका कोई सराउंडिंग नहीं है, इसने हीट लिया कहां से है? और हीट लिया नहीं तो फिर इसकी एंट्रोपी बढ़ क्यों रही है? हाँ, आपने साबित करके तो बताया, मन में सवाल आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया, मान तो गए, अरे हाँ या ना? मगर ये बताओ आखिर ऐसा हो क्यों? आओ समझते हैं बच्चों। इमेजिन करते हैं इस सिस्टम के अंदर हमने भरी गैस, क्या भरी? एक छोटे से एग्जांपल से पूरे ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, समझिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। यहां पे हमने गैस भरी नीली नीली, कैसी गैस भरी? मान लो। और इधर हमने गैस भरी लाल लाल, हाँ या ना? और इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा वॉल्व लगाया था,
वॉल्व खोल दिया, इमेजिन करो, जैसे वॉल्व खोला तो बताओ यहां की गैस यहां, यहां गैस यहां जाएगी। बताओ गैसेज आपस में मिक्स होंगी कि नहीं होंगी? जब गैसेज आपस में मिक्स होंगी तो बताओ एंट्रोपी बढ़ी की घटी? हाँ पक्का? इधर था पहले नीला नीला, इधर था पहले क्या लाल नीला हो चुका है? लानी लानी है ना, लाल नीला लानी लानी, यस और नो? मुझे बताओ प्यारे बच्चों, एंट्रोपी बढ़ी की घटी? किसकी एंट्रोपी बढ़ी? सिस्टम की, सराउंडिंग की? ना तो हीट लिया ना तो हीट दिया, ना दुनिया से कुछ लिया ना दुनिया को कुछ दिया, लेकिन फिर भी अंदर जो हुआ वो अपने आप हुआ, जो अंदर हुआ वो अपने। तो थर्मो कहता है अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर किसी एडियाबैटिक सिस्टम में अंदर होने वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अंदर होने वाली प्रोसेस, अंदर होने वाली प्रोसेस, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई सराउंडिंग, सुनना, इसकी एंट्रोपी बढ़ी तो डेल्टा एस पॉजिटिव की नेगेटिव? तो अगर हमसे सवाल कहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन डेल्टा एस बराबर 0, हाँ है, लेकिन अगर हमसे सवाल कहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब हमारा आंसर होगा डेल्टा एस ग्रेटर देन। अरे बोलो ना, रुको, क्या यही हमारा ब्रह्मांड है? क्या ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अंदर होने वाली सारी प्रोसेस अपने आप हो रही है, किसी से ले नहीं रहा, किसी को दे नहीं रहा, फिर भी यूनिवर्स डिस्टर्ब हो रहा। इज दिस क्लियर? कॉपी में पॉइंट लिखना, ये लिख लिया था क्या कंक्लूजन? जैसे बोलो वैसे डायग्राम बना लो, बेल हो गई अपनी। तो सवाल बच्चे हैं नेक्स्ट क्लास में, गिब्स फ्री एनर्जी नेक्स्ट क्लास में, तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री बचा है। जैसे बोलो वैसे लिखा, प्लेस को डायग्राम बना लो। तबीयत खराब हो रही सबकी, आप अपना ध्यान रखें। हमारा क्या है कि हम तो कैसे भी आके पढ़ाई देंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे फिर। लिख लिया होगा क्या कह रहे? क्या कह रहे? एनी एक्सपर्ट कमेंट? यस प्लीज, सबको बताएं, सबको बताओ ना कुछ अच्छा बोल रहे हो तो। और अगर पता है कुछ अच्छा नहीं बोल रहे तो काहे बोल रहे? चुपचाप बैठे रिजल्ट लिखिए। नीचे पॉइंट लिखना, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केवल आइसोलेटेड सिस्टम है, केवल आइसोलेटेड सिस्टम है, तो डेल्टा एस बराबर 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आइसोलेटेड या एडियाबैटिक सिस्टम है, आइसोलेटेड या एडियाबैटिक मतलब हीट ना आ रही हीट ना जा रही, ठीक है, आइसोलेटेड या एडियाबैटिक सिस्टम है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और प्रोसेस, तो आप बताओ डेल्टा एस 0 ग्रेटर देन 0, तो लिखना डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 सिस्टम का, सराउंडिंग का, सिस्टम का, और अपना जो यूनिवर्स है वही अपने आप में सिस्टम है, तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। हमारे लिए वो यूनिवर्स टोटल है, यूनिवर्स अपने आप में सिस्टम है। समझ पा रहे क्या? आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, जो पुराना होमवर्क है वो कंप्लीट करें, पुराना होमवर्क अभी होमवर्क सवाल कराने के बाद दूंगा इससे, ठीक है। अपने मॉड्यूल में थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल बहुत है, क्योंकि वो मॉड्यूल आज से 4-5 साल पहले के हिसाब से बना है। सर आप तो भी लास्ट ईयर आए थे, खैर वो अलग बात है। मॉड्यूल 4-5 साल पहले के हिसाब से बना है और उसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो थर्मोकेमिस्ट्री खूब सवाल है। जब थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगा एक लेक्चर में एक साथ 50 सवाल मिलेंगे। अभी थर्मोडायनेमिक्स में कम सवाल है मॉड्यूल में, ठीक है। एक बात, अगर कोई बच्चा ईएलपी नहीं कर पा रहा, बहुत सारी क्लासेस चल रही, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल खत्म करना याद रहे। ईएलपी तभी करे जब समय हो, पहले क्या खत्म करना है? मॉड्यूल। प्रायोरिटी मॉड्यूल है, याद रखिएगा, वो खत्म कर लो, समय है तो ईएलपी, नहीं तो मॉड्यूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।